हेलो बच्चों, आज हम चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों या उनकी विजय पर बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों पर बात करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब से यूनानियों के शासन का अंत किया था। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने नंद वंश का अंत करके और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसी प्रकार से सिकंदर का जो सेनापति था या उसका जो उत्तराधिकारी था सेल्यूकस, उस पर किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की, और उसके बाद हम पश्चिमी भारत पर विजय और दक्षिण भारत की विजयों पर भी विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पंजाब में यूनानियों के शासन का अंत किया गया। तो उसकी जो पहली जो उपलब्धि है वो मानी जाती है कि उसके द्वारा पश्चिमोत्तर भारत अर्थात पंजाब और जो सिंध का जो क्षेत्र था वहां से उसने यूनानियों के शासन का अंत किया था। और इस संदर्भ में जस्टिन ने लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके गवर्नरों को मारकर भारत को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने का अगर श्रेय किसी को प्राप्त है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पश्चिमोत्तर भारत या पंजाब या सिंध से यूनानियों के शासन को समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन किया, और इसके अलावा उन्होंने राजा प्रवर्तक से मैत्री संधि की। तत्पश्चात उन्होंने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया। इस संदर्भ में जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त के द्वारा यूनानी गवर्नरों की हत्या कर दी गई थी। अब हम उन कारणों पर चर्चा करते हैं जिनके कारण चंद्रगुप्त को पंजाब से यूनानियों को निकालने में सहायक के रूप में जिन्होंने कार्य किया। तो एक और तो इस क्षेत्र के जो स्थानीय निवासी थे वो यूनानी शासन के विरुद्ध उनमें गहरा असंतोष था, जो सिकंदर के इस क्षेत्र से चले जाने के बाद उनमें समय समय पर विद्रोह के रूप में सामने आया। दूसरा, जब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी और पंजाब और सिंध के जो यूनानी प्रदेश थे उनमें अव्यवस्था फैलना आरंभ हो गई, और ये जो अव्यवस्था थी इसने चंद्रगुप्त को पंजाब से यूनानियों को बाहर निकालने में एक सहायक की भूमिका निभाई। इसके अलावा सिकंदर के भारत लौटने और सिकंदर की मृत्यु के बीच का जो 2 वर्ष का समय था, उस दौरान चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब से यूनानियों को बाहर निकालने की रणनीति बना ली थी, और वो यूनानी शासन की निर्बलता से पूरी तरह से परिचित हो चुके थे। जब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो 321 ईसा पूर्व में जब सिकंदर के जो सेनापति थे उनमें जब साम्राज्य का बंटवारा आरंभ हुआ, तो उस समय हम देखते हैं कि जो सिंधु नदी के पूर्व का जो भाग है या पूर्वी जो भारत है उसमें कोई भी भाग यूनानी साम्राज्य का अंग नहीं माना गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि 321 ईसा पूर्व में यूनानियों ने भारत की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया था। अर्थात 323 ईसा पूर्व से लेकर 321 के ईसा पूर्व के बीच में किसी समय पंजाब और सिंध से यूनानी शासन का अंत हो गया था। पंजाब से यूनानी शासन को समाप्त करने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध में नंद वंश का अंत करने और मगध की गद्दी को प्राप्त करने का निश्चय किया, और इसके लिए उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की। हमें वायु पुराण में इस तरह का उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण कौटिल्य नवनंदों का नाश करेगा और कौटिल्य ही चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक करेगा। इसी प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महावंशी टीका, परिशिष्ट पवन, कथा सरित सागर, वृहद कथा मंजरी, मुद्रा राक्षस आदि अनेक ग्रंथों में कौटिल्य और चंद्रगुप्त के द्वारा नंदों के उन्मूलन और मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त के बैठने का हमको उल्लेख मिलता है। महावंश में भी इस तरह का उल्लेख मिलता है कि पाटलिपुत्र में धनानंद की एक दानशाला थी और जिसका अध्यक्ष कोई ब्राह्मण ही होता था। चूंकि कौटिल्य एक ब्राह्मण था तो उसने अपनी विद्वता से और शास्त्रार्थ के द्वारा
उस दानशाला का जो अध्यक्ष पद है वो हासिल कर लिया था। लेकिन नंदराज धनानंद चाणक्य की कुरूपता या उसकी उद्दंडता से नाराज हो गया और उसने उसे उस पद से हटा दिया। इस पर नाराज होकर चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया और इसलिए वह आजीवक साधु के वेश में वहां से निकला और घूमते फिरते उसकी जो भेंट बालक चंद्रगुप्त से हुई। नंद राजा द्वारा जो चाणक्य का जो अपमान किया गया था और चाणक्य ने जो नंद वंश को समाप्त करने की जो प्रतिज्ञा ली थी, उसका उल्लेख हमको कथा सरित सागर और मुद्रा राक्षस से भी प्राप्त होता है। मगध के सिंहासन पर इस समय जो नंद वंश का जो अंतिम राजा था धनानंद, वो आसीन था, जो कि अपनी विशाल सेना के लिए और अपनी विपुल धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जनता पर उसने अत्यधिक कर लगा रखे थे, इसलिए जनता का जो नैतिक समर्थन था वो उसको प्राप्त नहीं था। इसलिए धनानंद के विरुद्ध संघर्ष में चंद्रगुप्त को सैनिक तत्वों की अपेक्षा नैतिक तत्वों ने बहुत अधिक सहायता प्रदान की और प्रजा ने एक तरह से चंद्रगुप्त का साथ दिया। इस युद्ध के संदर्भ में हमें बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों से जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार नंदों की जो सेना थी उसका सेनापति भद्रसाल था और इस युद्ध में 80 बार शव नृत्य हुए थे। परंपरा के अनुसार एक शव नृत्य में ही 100 कोटि सैनिक, 10,000 हाथी, 1 लाख घोड़े और 5,000 सारथी मारे जाते हैं। नंद राजा स्वयं एक विशाल सेना का अधिपति था और उसे हराना बहुत ही मुश्किल का काम था। लेकिन चंद्रगुप्त ने और चाणक्य ने जिस तरह की रणनीति अपनाई, उसके कारण इस युद्ध में चंद्रगुप्त और चाणक्य को विजय प्राप्त हुई और इस युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त ने मगध में नंद वंश का अंत कर किया और चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासनारोहण लगभग 322 ईसा पूर्व के करीब हुआ। अब हम अगली उसकी विजय की बात करें तो वो थी सेल्यूकस पर विजय और ईरान तक उसका राज्य विस्तार। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में उसके जो साम्राज्य था उस पर अधिकार करने के लिए उसके जो सेनापति थे सेल्यूकस और एंटीगोनस, उसके मध्य गृह युद्ध आरंभ हो गया था और एक लंबे युद्ध के बाद इसमें सेल्यूकस को विजय प्राप्त हुई और उसने बेबीलोन और बैक्ट्रिया सहित संपूर्ण जो एशियाई यूनानी प्रदेश था उस पर वह अधिपति बन गया था। और इस स्थिति में या अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसे 306 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने अपना राज्याभिषेक कराया और उसने निकेटार की उपाधि धारण की थी। इस संदर्भ में जस्टिन कहते हैं कि राजमुकुट धारण करके सेंड्रोकॉटस उस समय भारतवर्ष का स्वामी था जब सेल्यूकस अपनी भावी महानता की नींव डाल रहा था। चंद्रगुप्त और मौर्य और सेल्यूकस की सीमाएं अब आपस में टकराने लग गई थी। अतः जब इस संदर्भ में हमें एपियन से जानकारी मिलती है और कि सेल्यूकस ने काबुल नदी का रास्ता पकड़ा और उसे सिंधु नदी पार की और उसने भारतवासियों के जो राजा थे सेंड्रोकॉटस उससे युद्ध करना आरंभ किया। परंतु इस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो सिकंदर कालीन स्थिति से भिन्न थी। सिकंदर को भारत के जो छोटे छोटे जो राजतंत्र थे या राजा थे या गणतांत्रिक जो शासक थे उनसे युद्ध करना पड़ा था। लेकिन सेल्यूकस की जो संघर्ष हो रहा था वो चंद्रगुप्त और चाणक्य के साथ हो रहा था। तो सेल्यूकस इस युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि पराजित हुआ और सेल्यूकस की पराजय का यद्यपि हमें उल्लेख यूनानी लेखकों द्वारा तो नहीं मिलता है, लेकिन जिस तरह की दोनों की राजाओं के मध्य जो संधि हुई थी उससे पता चलता है कि इस युद्ध में निश्चित रूप से चंद्रगुप्त और चाणक्य को ही विजय प्राप्त हुई होगी। और इस युद्ध के बाद इन दोनों के मध्य एक संधि होती है और इस संधि की शर्तों के में यह तय होता है कि सेल्यूकस ने इन प्रांतों को आंशिक रूप से चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया और ये जो प्रांत थे वो थे आरकोशिया जो कि कंधार में था, पेरोपेनिसिडाई जो कि काबुल में था, एरिया हेरात या बलूचिस्तान के जो प्रदेश थे ये प्रदेश सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए गए। इन प्रदेशों के बदले में
सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 500 हाथियों का उपहार दिया गया। इसके अलावा सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया। 500 जो हाथी थे उनको उपहार में दिए जाने का सेल्यूकस को बहुत ही फायदा हुआ, क्योंकि कुछ समय बाद ही एंटीगोनस और सेल्यूकस के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें चंद्रगुप्त ने जो हाथी दिए थे वो बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। इसके बदले सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज नामक जो राजदूत को भेजकर इस मैत्री की पुष्टि की। मैगस्थनीज ने भारत के बारे में अपना जो विवरण है अपनी पुस्तिका इंडिका में लेखबद्ध किया है, जो कि मौर्यकालीन जो इतिहास है उसको जानने का एक बहुत ही प्रामाणिक स्रोत है। भारत और यूनान के मध्य इस प्रकार राजनीतिक और मैत्रीतापूर्ण संबंध स्थापित हुए, जो कि बिंदुसार और अशोक के काल में भी चलते रहे। तो इस तरह से चंद्रगुप्त की सेल्यूकस पर विजय मौर्य साम्राज्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई, और सेल्यूकस से मिले प्रदेशों के कारण ही पश्चिम की ओर चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य का जो विस्तार है वो हिंदू कुश पर्वत और ईरान की सीमाओं तक हो गया। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से चंद्रगुप्त ने पश्चिमी भारत पर भी विजय प्राप्त की थी, क्योंकि हमें इस तरह के हमारे पास प्रमाण उपलब्ध हैं कि पश्चिमी भारत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का ही हिस्सा था। कहने का तात्पर्य है कि शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जो 150 ईस्वी के जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो राष्ट्रीय था या राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस अभिलेख में यह भी हमें उल्लेख मिलता है कि अशोक के काल में इस क्षेत्र के जो प्रांतीय जो शासक था यवनराज तुषाश्क ने इस जलाशय से बहुत सी नहरें निकलवाई थी। इस प्रांत को आनर्त तथा सौराष्ट्र का प्रांत कहा गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि चंद्रगुप्त के अधिकार में पश्चिमी भारत निश्चित रूप से था। पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सौराष्ट्र प्रांत से दक्षिण में बहुत आगे तक विस्तृत था, और इस तथ्य की जानकारी महाराष्ट्र प्रांत के जो थाना जिले में स्थित सोपारा नामक स्थान से होती है, जहां से हमको अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में इस प्रदेश को जीतने का कोई भी दावा नहीं किया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस क्षेत्र पर विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की होगी, जिसने कि निकटवर्ती सौराष्ट्र प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर रखा था। चंद्रगुप्त पश्चिमी भारत के अवंती जो क्षेत्र है उसका भी अधिपति रहा होगा, क्योंकि जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को अवंती का शासक कहा गया है। पश्चिम भारत के साथ साथ चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को भी जीता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदूर दक्षिण को छोड़कर दक्षिणापथ के अधिकांश भाग को जीत लिया था और मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। और इसके संदर्भ में हमें यूनानी और भारतीय लेखकों के कथन से, अशोक के अभिलेखों, तमिल परंपरा और जैन परंपरा से जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ यूनानी और भारतीय लेखकों के जो कथन है उनसे ये हमें पता चलता है कि उनमें चंद्रगुप्त को प्राय संपूर्ण भारत का अधिपति कहा गया है। इसी प्रकार से प्लूटार्क ने कहा है कि एंड्रोकॉटस ने 6 लाख की सेना लेकर सारे भारत को रौंद डाला था और उस पर अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार से जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश टीका, उसमें चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का शासक कहा गया है। साथ में ही मुद्रा राक्षस में भी हिमालय से लेकर दक्षिणी समुद्र तक के राजा के रूप में चंद्रगुप्त का गुणगान किया गया है। तो इन चीजों से हमें संकेत मिलता है कि चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को जीत लिया था, और इसी क्रम में दक्षिण भारत का जो अधिकांश हिस्सा था वो भी उसके अधिकार में था। इसके अलावा अशोक के जो अभिलेख है वो दक्षिण भारत से हमें प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख हमें दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी से सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, गोवी मठ, पालकी गुंडू, मास्की, एरीगुंडू और राजुल मंडगिरी नामक स्थानों से मिले हैं। लेकिन ये हमें पता है कि अशोक ने स्वयं अपने दूसरे और तीसरे शिलालेख में सुदूर दक्षिण में जो चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र
आदि जो जातियों का उल्लेख अपने पड़ोसी राज्य के रूप में किया है। तो ये इस तरह की जब वो उल्लेख करता है तो इस प्रकार अपने राज्य की दक्षिण सीमाओं की ओर वो संकेत करता है। इसके अलावा हमें ये ज्ञात है कि अशोक ने अपने राज्यकाल में सिर्फ कलिंग को ही जीता था और उसके बाद उसने शस्त्र विजय की नीति के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपना ली थी। तो ऐसी स्थिति में अशोक के अभिलेखों का दक्षिण भारत में मिलने से यह पता चलता है कि या तो इस प्रदेश को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता होगा या उसके पिता बिंदुसार ने जीता होगा। लेकिन बिंदुसार के संदर्भ में हमें इस तरह का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है कि बिंदुसार ने दक्षिण भारत को जीता। तो इस स्थिति में हमारे पास यही एक साक्ष्य है कि संभवतः दक्षिण भारत को भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही जीता गया होगा। जैन परंपरा के जो बहुत सारे ग्रंथ हैं जैसे कि बृहत कथा कोश, भद्रबाहु चरित्र, पुण्य श्रव कथा कोश, राजवली कथा आदि से उल्लेख मिलता है कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त अपना राज्य छोड़कर, जैन मुनि थे भद्रबाहु उनके शिष्य बन गए थे और उनके साथ वो दक्षिण में श्रवणबेलगोला चले गए थे और वहां पर उन्होंने अपना आगे का जो जीवन है वो तपस्या करते हुए व्यतीत किया था। जैन परंपरा के अनुसार यहीं पर उन्होंने निराहार रहकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो चंद्रगुप्त के श्रवणबेलगोला में रहने की जो घटना का जो उल्लेख है इस क्षेत्र से प्राप्त अनेक अभिलेखों से भी हमें पता चलती है, लेकिन ये अभिलेख 600 ईसा के बाद के हैं और ये जो घटना है इसके प्रति कुछ स्मारक भी हमारे पास उपलब्ध है। जैसे कि श्रवणबेलगोला में एक पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी है। इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में इसी पहाड़ी पर तपस्या की थी। इसी पर्वत पर भद्रबाहु नाम की एक गुफा भी हमें प्राप्त हुई है और साथ में ही चंद्रगुप्त वस्ती नाम का एक मंदिर भी प्राप्त हुआ है और जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये इस ओर इशारा करती हैं कि दक्षिण भारत को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही विजित किया गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस तरह से चंद्रगुप्त ने न केवल नंदों को पराजित किया, पंजाब और सिंध से यूनानियों को निकाला, सेल्यूकस पर विजय प्राप्त की, साथ में उसने पश्चिम भारत पर विजय प्राप्त की और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। तो एक तरह से चंद्रगुप्त ने भारत के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और उसको बहुत सारे जो यूनानी इतिहासकार उन्होंने उसको सकल जम्बूद्वीप का शासक कहा है और इसका उल्लेख हमको मेगस्थनीज की इंडिका से भी ज्ञात होता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था हिंदू कुश से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था और इसके अंतर्गत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के जो विशाल प्रदेश थे, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब, मगध, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिण भारत में कर्नाटक का प्रदेश शामिल था। तो इस तरह से एक अखिल भारतीय साम्राज्य की या एक विस्तृत साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और इसीलिए चंद्रगुप्त की जो गणना है भारत के महानतम सम्राटों में की जाती है।